नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुकेशन क्लासेस हिंदी में। आज हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में शामिल हिंदी आलोचना के जो विभिन्न पारिभाषिक शब्द हैं उन शब्दों के अंतर्गत बिंब को पढ़ेंगे। यह जो बिंब टॉपिक है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछली बार भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था। और प्रतीक है, फैंटेसी है, बिंब है, बहुत से ऐसे पारिभाषिक शब्द हैं जिससे संबंधित प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो आज हम बिंब के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिंब। बिंब का अर्थ, बिंब शब्द अंग्रेजी के इमेज शब्द के पर्याय के रूप में ग्रहण किया जाता है। किससे? इमेज शब्द का यह पर्याय माना जाता है बिंब। संस्कृत में बिंब शब्द का अर्थ प्रतिच्छवि, प्रतीक्षाया, प्रतिबिंबित है। जिस प्रकार अंग्रेजी के अनेक पारिभाषिक शब्दों के लिए उन्होंने हिंदी में नए पारिभाषिक शब्द गढ़े थे, उसी प्रकार इमेज के लिए बिंब शब्द की उत्भावना की थी। यह कथन है डॉक्टर केदारनाथ सिंह ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए कहा। किसने कहा है? डॉक्टर केदारनाथ सिंह ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए कहा है। क्या कहा है? कि जिस प्रकार अंग्रेजी के लिए अनेक पारिभाषिक शब्दों के लिए उन्होंने हिंदी में नए पारिभाषिक शब्द गढ़े थे, उसी प्रकार इमेज के लिए बिंब शब्द की उद्भावना की थी, क्योंकि बिंब शब्द का प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में सर्वप्रथम किया है। इसमें देखिए फिर नीचे, अंग्रेजी के इमेज शब्द के लिए हिंदी में बिंब का प्रयोग सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया, केदारनाथ सिंह के अनुसार। मतलब केदारनाथ सिंह का कहना है कि अंग्रेजी में इमेज शब्द के लिए हिंदी में बिंब का प्रयोग सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। बिंब का सर्वप्रथम प्रयोग हिंदी में किसने किया? रामचंद्र शुक्ल ने किया। यह कथन पूछा जा सकता है। आइए हम बिंब की अब परिभाषा देखते हैं। बिंब की परिभाषा में लेविस के अनुसार, लेविस का कथन क्या है? काव्य बिंब इंद्रिय चित्र है। क्या है? इंद्रिय चित्र है। हम अपनी इंद्रियों के द्वारा बिंब का चित्र बनाते हैं जो रूपात्मक होता है। फिर कैरोलिन के अनुसार है, बिंब कवि के विचारों का लघु शब्द चित्र है। क्या है? बिंब कवि के विचार, जो कवि विचार करता है उसका एक लघु शब्द चित्र है, उसका हम चित्र बनाते हैं। फिर है, काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। क्या कहा जा रहा है? कि काव्य में अर्थ ग्रहण, केवल हम अर्थ ग्रहण कर लें उसी से काम नहीं चलता, बल्कि बिंब ग्रहण भी अपेक्षित होता है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रस मीमांसा पुस्तक में इसका वर्णन किया गया है। काव्य का काम है कल्पना में बिंब अथवा मूर्त भावना उपस्थित करना। काव्य का काम क्या है? कल्पना में बिंब या मूर्त भावना उपस्थित करना। बुद्धि के सामने कोई विचार लाना नहीं, बुद्धि के सामने कोई विचार लाना नहीं होता है, बल्कि काव्य का काम क्या होता है? कल्पना में बिंब अथवा उसका मूर्त रूप प्रदान करना होता है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रस मीमांसा पुस्तक से है। उसमें कहा गया है, बिंब एक प्रकार का चित्र है जो किसी पदार्थ के साथ विभिन्न इंद्रियों के सन्निकर्ष से प्रमाता के चित्र में उद्बुद्ध हो जाता है। ये डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कहा गया है। क्या कहा गया? कि बिंब एक प्रकार का चित्र है। क्या है? चित्र है जो किसी पदार्थ के साथ विभिन्न इंद्रियों के सन्निकर्ष से मिलने से प्रमाता के चित्र में उद्बुद्ध हो जाता है। फिर अगला है, कल्पना की सहायता से शब्दार्थ द्वारा निर्मित। किसके द्वारा? शब्दार्थ द्वारा निर्मित ऐसे मानस चित्र को बिंब कहते हैं जिसमें भाव तत्व का सम्मिश्रण हो। क्या हो? भाव तत्व का सम्मिश्रण हो। यह डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कहा गया है। फिर अगला है, वस्तु भाव या विचार को कल्पना एवं मानसिक क्रिया के माध्यम से इंद्रिय गम्य बनाने वाला व्यापार ही बिंब विधान है। क्या है? देखिए, ऐसे ही प्रश्न लगभग पूछा गया था। यही सारे शब्द का प्रयोग पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर में किया गया था। वस्तु भाव या विचार को कल्पना एवं मानसिक क्रिया के माध्यम से इंद्रिय गम्य बनाने वाला व्यापार ही बिंब विधान है। इसके अनुसार भगीरथ मिश्र के अनुसार कहा गया है।
फिर अगला है बिंब वह शब्द है, बिंब वह शब्द चित्र है जो कल्पना के द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। हमारी इंद्रियों के द्वारा, इंद्रिय अर्थात इंद्रियों के द्वारा हमारे अनुभवों के आधार पर हमारे मस्तिष्क में निर्मित हो जाता है। एक चित्र बनता है कल्पना के द्वारा, हमारे इंद्रियों के द्वारा और हमारे अनुभवों के आधार पर वह निर्मित होता है। यह कथन है केदारनाथ सिंह के अनुसार। अब जितनी भी परिभाषाएं दी गई हैं उन परिभाषाओं के अनुसार बिंब की हम अब विशेषता देखते हैं। बिंब एक प्रकार का शब्द चित्र है। क्या है? शब्दों से बना हुआ चित्र। हम शब्दों के द्वारा एक चित्र गढ़ते हैं अपने मस्तिष्क में। बिंब का निर्माण कल्पना के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कल्पना के द्वारा। फिर बिंब के निर्माण के लिए इंद्रिय अनुभव के आधार का होना आवश्यक है। किसका होना आवश्यक है? इंद्रिय अनुभव। अगर कोई परिभाषा आती है या कुछ पूछा जाता है एग्जाम में तो उसमें इंद्रिय अनुभव का वर्णन जरूर रहेगा। तो हमने क्या क्या देखा? बिंब एक प्रकार का शब्द चित्र है। बिंब का निर्माण कल्पना के द्वारा होता है। बिंब के निर्माण के लिए इंद्रिय अनुभव के आधार का होना आवश्यक है। फिर देखिए डॉक्टर केदारनाथ सिंह के अनुसार कवि जब मानव मन के सहज, कृत्रिम, गतिशील, जटिल संवेगों का भाषा के जीवंत माध्यम के द्वारा शाब्दिक पुनर्निर्माण करता है तो उसे समीक्षा की आधुनिक पदावली में बिंब विधान कहते हैं। क्या उन्होंने कहा है कि कवि जब मानव मन की सहज, कृत्रिम, गतिशील, जटिल संवेगों का भाषा के जीवंत माध्यम के द्वारा शाब्दिक पुनर्निर्माण करता है तो उसे समीक्षा की आधुनिक पदावली में बिंब विधान कहते हैं। फिर आइए बिंब की विशेषता देखते हैं कि बिंब की क्या क्या विशेषताएं हैं। काव्य बिंब का माध्यम शब्द है। काव्य बिंब का माध्यम क्या है? शब्द है। बिंब चित्रात्मक होता है। कैसा होता है? चित्रात्मक। उसका हम चित्र बनाते हैं अपने मस्तिष्क में। जैसे मान लीजिए 4 अंधे हैं, उनके सामने एक हाथी है। कोई हाथी के पूंछ को पकड़ता है तो वह कहता है झाड़ू। अब उसने पूंछ का इमेज बनाया झाड़ू। कान है, कान को अगर वो छूते हैं, पकड़ते हैं तो वो उसको सूप बना सकते हैं। या हाथी के पैरों को पकड़ते हैं तो उसको खंभा बनाते हैं, कह सकते हैं। तो वह अलग अलग तरह से अपना एक चित्र मस्तिष्क में बनाता है, इमेजिन करता है वह। उसी प्रकार यहाँ कहना है कि बिंब क्या होता है? चित्रात्मक होता है। बिंब इंद्रिय अनुभव से संबद्ध होता है। किससे? इंद्रिय अनुभव से वह जुड़ा हुआ होता है, संबद्ध होता है। बिंब मानवीय संवेदनाओं से संयुक्त होता है। कैसे होता है? मानवीय संवेदनाओं से वह संयुक्त होता है। फिर अगला है बिंब मूर्त होता है। क्या होता है? मूर्त होता है, उसकी आकृति बनाई जाती है। बिंब शब्दार्थ द्वारा निर्मित होता है। किससे होता है? शब्दार्थ द्वारा निर्मित होता है। बिंब के निर्माण के लिए कल्पना की सहायता लेनी पड़ती है। किसकी? कल्पना की सहायता लेनी पड़ती है। बिंब एक प्रकार का शब्द चित्र है। क्या है? शब्द चित्र। शब्दों के द्वारा चित्र बनाया जाता है। बिंब वस्तुओं के आंतरिक सादृश्य का प्रत्यक्षीकरण है। अपने अंतर में जो एक समान हम दृश्य बनाते हैं उसका वह प्रत्यक्षीकरण है। बिंब इंद्रिय माध्यम के द्वारा आध्यात्मिक अथवा तार्किक सत्यों तक पहुंचने का एक मार्ग है। बिंब क्या है? हम अपने इंद्रियों के माध्यम से आध्यात्मिक हो अथवा तार्किक हो, हम उसके सत्य तक पहुंचते हैं। फिर अगला है बिंब एक अमूर्त विचार अथवा भावना की पुनर्रचना है। अगर कोई चीज़ अमूर्त है तो उस पर विचार करके वह उसको मूर्त बनाता है, भावना की एक पुनर्रचना करता है। बिंब 2 विरोधी संवेदनाओं अथवा अनुभूतियों का आंतरिक तनाव है। अब चलिए हम बिंब के बारे में देख लिए कि बिंब क्या है। अब हम बिंब और प्रतीक में अंतर देखेंगे। और बिंब और प्रतीक में अंतर देखते हुए भी हम ये समझ सकते हैं कि बिंब क्या है और प्रतीक क्या है। दोनों में अंतर हो जाएगा तो आप बिंब के बारे में भी समझ सकते हैं और प्रतीक के बारे में भी समझ सकते हैं। देखिए बिंब किसी अप्रस्तुत वस्तु, क्या है? अप्रस्तुत, जो हमारे सामने प्रस्तुत नहीं है,
अप्रस्तुत वस्तु का मानसिक या काल्पनिक रूप होता है, जबकि प्रतीक रूप में सदा ऐसी वस्तुओं का व्यवहार किया जाता है जिनके रूप और प्रवृत्ति से सभी परिचित होते हैं। प्रतीकों में ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसका हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं, जिससे हम सभी परिचित होते हैं, लेकिन बिंब एक अप्रस्तुत वस्तु होती है या वह एक मानसिक या काल्पनिक रूप होता है जिसकी हम केवल कल्पना करते हैं। हम कुछ भी उसमें गढ़ सकते हैं, लेकिन प्रतीक में क्या होता है, ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनसे हम परिचित होते हैं और व्यवहार में हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे प्रतीक के रूप में हम चाँद का प्रयोग करते हैं। अगर दिन है तो हम दिन में भी अगर किसी से कहते हैं तुम्हारा मुख चाँद के समान है, तो चाँद वहाँ क्या है, एक प्रतीक है। हम उसका एक उदाहरण देते हैं कि तुम्हारा मुख चाँद के समान है। चाँद वहाँ प्रस्तुत नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाँद को जानते हैं, देखते हैं। लेकिन बिंब में क्या होता है, अप्रस्तुत वस्तु होती है और हम केवल उसकी कल्पना करते हैं, वह वास्तव में होता नहीं है। बिंब की शब्दावली एकार्थी होती है। बिंब की शब्दावली क्या होती है, एकार्थी होती है, जबकि प्रतीक की बहुअर्थी। बिंब के जो शब्द होते हैं वो एक अर्थ रखते हैं, लेकिन प्रतीक के बहुत सारे अर्थ रखते हैं। बिंब का संबंध भाव और विचार से होता है। बिंब का संबंध किससे होता है, भाव से होता है और विचार से होता है, जबकि प्रतीक का देश काल वातावरण संस्कृति परंपरा आदि से जुड़ा होता है। तो प्रतीक क्या है, हमारे देश काल वातावरण संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा होता है, जबकि बिंब का संबंध भाव और विचार से होता है। बिंब विधान के अंतर्गत चित्रात्मकता है। क्या है, चित्रात्मकता। जब पहले भी हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, चित्रात्मक है वो, किंतु प्रतीक विधान के लिए चित्रात्मकता अनिवार्य नहीं है। प्रतीक विधान वर्णनात्मक शैली में उपस्थित किया जा सकता है। प्रतीक क्या है, प्रतीक विधान वर्णनात्मक शैली में उपस्थित किया जा सकता है, किंतु बिंब विधान के लिए चित्रात्मक शैली होती है। देखिए यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न बन सकता है कि प्रतीक जो होता है वो वर्णनात्मक होता है और जो बिंब होता है उसका विधान चित्रात्मक शैली में होना आवश्यक है। अब तक हमने बिंब और प्रतीक में अंतर देखा, अब हम बिंब और पौराणिक कल्पना में अंतर देखेंगे। बिंब का निर्माता एक व्यक्ति होता है। बिंब का निर्माता कौन होता है, एक व्यक्ति होता है, जबकि पौराणिक कल्पना का निर्माण संपूर्ण जाति या समूह से होता है। किससे होता है, इसमें संपूर्ण जाति अथवा समूह से पौराणिक कल्पना का निर्माण होता है, लेकिन बिंब का निर्माण एक व्यक्ति करता है। फिर देखिए, बिंब जो है एक बार निर्मित होकर स्थिर हो जाता है। क्या होता है, एक बार निर्मित होता है और फिर स्थिर हो जाता है, जबकि पौराणिक कल्पना के सीमांत बराबर बदलते रहते हैं। बिंब एक बार निर्मित होता है और वह स्थिर हो जाता है कि हाँ यही है, लेकिन जब पौराणिक कल्पनाएं होती हैं तो वह बराबर बदलते भी रहते हैं। फिर देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिंब और पौराणिक कल्पना में अंतर करते हुए कहा है। देखिए क्या कहा है, पुराण मनुष्य की उन कल्पनाओं का जातीय रूप है जो जगत के व्यापारों को समझने में बुद्धि के कुंठित होने पर उद्भूत हुई थी और दीर्घ काल तक जातीय चिंता के रूप में संचित होकर विश्वास का रूप धारण कर गई हैं। काव्य की कल्पना कल्पना ही रहती है, वह सत्य को ग्रहण करने में सहायक होती है। कल्पना ने जहाँ विश्वास का रूप धारण किया वहाँ वह पुराण हो गई, काव्य नहीं रही। अब देखिए, कल्पना में क्या है कि विश्वास अगर कर लिया जाता है तो वह पुराण हो गई और काव्य रही नहीं। काव्य की कल्पना सदा सत्य को गाढ़ भाव से अनुभव करने का साधन बनी रहती है, स्वयं सत्य को आच्छादित करके प्रमुख स्थान पर अधिकार नहीं कर लेती साहित्य का साथी से। अब देखिए, बिंब का वर्गीकरण। बिंब का वर्गीकरण में देखिए, डॉक्टर नगेंद्र ने स्थूल रूप से 5 वर्गों में रखा है। बिंब को 5 वर्गों में रखा है। पहले वर्ग में क्या है, दृश्य, श्रव्य, स्पृश्य, व्रातव्य और रस्य। यह क्या है, इंद्रियों से संबंधित है। देखना, सुनना, छूना, सूंघना,
ये सब कुछ क्या है, इंद्रियों से संबंधित है। फिर दूसरा है लक्षित और उपलक्षित, कवि का कल्पना से संबंधित होता है। कवि की कल्पना से संबंधित लक्षित और उपलक्षित। फिर तीसरा है सरल और संश्लिष्ट, घटना प्रसंग या वस्तु से संबंधित होता है। बिंब क्या होता है, घटना से, प्रसंग से या वस्तु से संबंधित होता है। फिर चौथा है खंडित और समाकलित, या घटना प्रसंग या वस्तु से संबंधित। फिर है वस्तुपरक और स्वच्छंद, या जो है यथार्थ और कल्पना से संबंधित होता है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने बिंब का वर्गीकरण किया है 5 वर्गों में। दृश्य, श्रव्य, स्पर्श, घ्रातव्य और रस्य इंद्रियों से संबंधित है जो। फिर लक्षित और उपलक्षित कवि की कल्पना से संबंधित है। सरल और संश्लिष्ट घटना प्रसंग या वस्तु से संबंधित है। फिर चौथा खंडित और समाकलित, घटना प्रसंग या वस्तु से संबंधित। फिर वस्तुपरक और स्वच्छंद, यथार्थ और कल्पना से संबंधित। फिर देखिए, सामान्यतः बिंबों की 3 कोटियाँ निर्धारित की जाती हैं। कितनी? 3। केदारनाथ सिंह के अनुसार, केदारनाथ सिंह ने क्या कहा है कि सामान्यतः बिंबों की 3 कोटियाँ निर्धारित की जाती हैं। पहला आदिम बिंब, दूसरा पौराणिक बिंब और तीसरा निजंदरी बिंब। निजंदरी बिंब, ये तीनों बिंब छायावादी कविता में सरलता से मिल जाते हैं। क्या कहा गया है, ये जो तीनों बिंब हैं, आदिम बिंब, पौराणिक बिंब और निजंदरी बिंब, ये तीनों बिंब छायावादी कविता में सरलता से मिल जाते हैं। आदिम बिंबों की प्रस्तुति का सर्वोत्तम उदाहरण कामायनी है। जो आदिम बिंब, जैसे उसमें मनु का वर्णन किया गया है, वह आदिकाल का उसमें वर्णन किया गया है, आदिम बिंब प्रस्तुत किए गए हैं। तो आदिम बिंबों की प्रस्तुति का सर्वोत्तम उदाहरण कामायनी। पौराणिक बिंब का श्रेष्ठ उदाहरण राम की शक्ति पूजा और कामायनी। फिर निजंदरी बिंब वाली प्रमुख कविताएं क्या हैं? पंत की कृतियाँ, गुंजन और पल्लव, यह निजंदरी बिंब वाली प्रमुख कविताएं हैं। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि निजंदरी बिंब वाली प्रमुख कविताएं कौन सी है, या निजंदरी काव्य कौन सा है। जो पंत की कृतियाँ हैं, गुंजन और पल्लव में वर्णन किया गया है। फिर अगला है पौराणिक कथाओं की भांति निजंदरी कथाओं का संबंध भी लोक कल्पना से होता है। हमारे जो है सिलेबस में निजंदरी काव्य भी दिया गया है, कथा दी गई है। तो इसमें देखिए पौराणिक कथाओं की भांति, जैसे पौराणिक कथाएं होती हैं, उसी प्रकार निजंदरी कथाएं भी जो है उनका संबंध लोक कल्पना से होता है। पौराणिक कथाएं धर्म और सामाजिक विश्वास के साथ अनिवार्यतः संबद्ध होती हैं, जबकि निजंदरी कथाओं का संबंध मानवेतर विश्वासों और रहस्यों से होता है। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो पौराणिक कथाएं हैं धर्म और सामाजिक विश्वास के साथ अनिवार्यतः संबद्ध होती हैं। हमारी पौराणिक कथाएं धर्म से और सामाजिक विश्वास से जुड़ी होती हैं, जबकि जो निजंदरी कथाएं होती हैं वह मानवों से इतर विश्वासों और रहस्यों से संबंधित होती हैं। निजंदरी के अंतर्गत परियों की कहानियाँ, नाराशंसी कथाएं, भावात्मक शिशु कथाएं, चमत्कारपूर्ण गल्प, भूत प्रेत और जादू मंत्र की कहानियाँ आती हैं। देखिए निजंदरी कथाओं में क्या आती हैं? परियों की कहानी, नाराशंसी गाथाएं, भावात्मक शिशु कथाएं, चमत्कारपूर्ण गल्प, भूत प्रेत और जादू मंत्र की कहानियाँ निजंदरी के अंतर्गत आती हैं। यह बहुत ही याद करने वाली, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो है बस अब यहीं तक। अब अगला जो भाग है वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आप इसका अगला भाग भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अगला वीडियो आप पे उसका नोटिफिकेशन चला जाए। तो दोस्तों फिर अब हम लोग विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।